अजीज दोस्तों, ये कोई पेड ऐड नहीं है। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं यहाँ लंदन में। उनकी फैमिली ने ये बिज़नेस शुरू किया है। ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और प्योरली मेड इन इंडिया हैं। तो ये है कि ये मतलब कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इंडिया को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो आप देखिए अगर आपको ये समझ में आता है तो। अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, कुछ दोस्तों को मेरा खुंटर फालिंगर यान का इंटरव्यू लेना अच्छा नहीं लगा। वो कह रहे हैं वो इंडिया के खिलाफ इतनी बकवास कर रहा था। तो देखें, हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ जिनीवा में, एक से एक हमारे मुखालिफ आते हैं, हम उनको तगड़ा जवाब देते हैं। अगर आप मुंह बंद करके बैठ जाएंगे तो एक प्रोपेगेंडा करने वाले को मुसलसल मौका मिलता है प्रोपेगेंडा करने का। ये बंदा प्योरली कोई, इसका ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से इसको फ़ायदा पहुंच रहा है। आप समझदार हैं कि ऐसा प्रोपेगेंडा जिसका कोई सरो पैर नहीं है, तो वो चलाने वाला बंदा, उसको जवाब देना ज़रूरी था। मैंने और अदित भाई ने इसकी भरपूर क्लास ली। लोगों ने जो इंटरव्यू देखा होगा उनकी समझ में आ गया होगा कि हमने इसको बुरी तरह नंगा कर दिया। और ये ज़रूरी होता है कि आप कुछ लोगों को नंगा करें। और यह है कि ये इंडिया के ख़िलाफ़ एजेंडा है, तो ज़ाहिर है कहाँ से इसको फ़ायदा पहुंच रहा है ये आप अच्छी तरह समझदार हैं। इंडिया तोड़ने की बात कर रहा है, चाइना तोड़ने की बात नहीं कर रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा रशिया का पेट्रोल लेता है। मसला रशिया का पेट्रोल खरीदने का है ही नहीं, ठीक है ना। ये एजेंडे की बात है, कहीं ना कहीं से कोई इसको पे कर रहा है इसके लिए। तो इसलिए ज़रूरी था कि इसको जवाब दिया जाए। अजीज़ दोस्तों, दिवाली पाकिस्तान में पहली बार सरकारी तौर पे मनाई गई। मोदी है तो मुमकिन है। ये भी मोदी जी का एक कारनामा है कि पाकिस्तान को, कि गवर्नमेंट को मजबूर किया। लेकिन इतनी धांधली, मतलब इस दिवाली का जो सेलिब्रेशन था उसमें सबसे पहले तो ये कि प्राइम मिनिस्टर के उसमें केक काटा गया। केक क्रिसमस पे काटा जाता है, बर्थडे पे काटा जाता है, दिवाली पे केक नहीं काटा जाता है। अगर आपने दिए नहीं जलाने, अगर आपने पूजा नहीं करनी, आपने ये सब नहीं करना, ना सही, ठीक है। आपको तो एक ड्रामा करना था, तो ड्रामे में भी कोई रियलिटी तो लाते। केक की जगह आप बर्फी रख देते, मिठाई रख देते, ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो जमगट्ठा जमाया था उसमें क्रिश्चियन और दूसरे सारे मज़हब के लोगों को बुला के दिखाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का क्या ज़बरदस्त वो होता है। वो बेचारा हिंदू साइड पे खड़ा है और केक काटने के लिए क्रिश्चियन और दूसरे सारे मुसलमान मौलवी और ये आगे बढ़े हैं। तो मैं इन मौलवी साहब को भी याद दिला दूं कि आपके सारे मौलवी, हर फिरके के मौलवियों का ये एग्रीड फतवा है कि आप किसी हिंदू को उसके फेस्टिवल पे मुबारकबाद नहीं दे सकते। तो ये है कि मौलवी साहब जो बैठे हैं ये ज़ाहिर है फिर मानते नहीं है इस चीज़ को, लेकिन सियासी पॉलिटिकल ड्रामा करने के लिए आगे आते हैं। अजीज़ दोस्तों, मेन जो मेरा टीएलपी और टीटीपी का मुद्दा है, उससे पहले एक दो खबरें आपके सामने रख दूं। एक ही खबर है, वो ये है कि बांग्लादेश के जो डिक्टेटर टेररिस्ट मोहम्मद यूनुस, जिनका कोई पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के मालिक बने बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर नेतन्याहू बांग्लादेश आया तो हम इसको गिरफ्तार करेंगे। वो भाई साहब, बांग्लादेश क्यों आएगा? वो नेतन्याहू को बांग्लादेश आने की क्या ज़रूरत पेश आई? नेतन्याहू बांग्लादेश छोड़ो, किसी मुसलमान मुल्क में नहीं जाता, तो बांग्लादेश तो दूर की बात है, ठीक है। बांग्लादेशियों की कोई औकात नहीं है। बांग्लादेशियों की औकात थी जब हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर थी। बांग्लादेश सेक्युलर कंट्री की तरह एक फ्लरिश कर रहा था, इकोनॉमिक वॉज बूमिंग। अब तो आपके यहाँ जिहादी गलियों पे कब्जा करके बैठे हैं और आपके मुल्क की कोई हैसियत नहीं है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में टीएलपी पे पाबंदी लगा दी।
पंजाब कैबिनेट ने पहले अप्रूव किया, फिर पंजाब असेंबली ने अप्रूव किया, फिर फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव किया और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने तहरीक लब्बे पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी। उनके एसेट्स कब्जे में लेने की बात हुई। उनके एसेट्स हैं ना, उनमें 91 बैंक अकाउंट्स हैं, 91, 330 मस्जिदें हैं, 223 मदरसे हैं। ये सब बंद करने का ऑर्डर आया है और इनके अकाउंट्स की डिटेल्स देखी गई कि कौन इनको पैसा देता है, तो आप यकीन माने एक से एक एजुकेटेड बंदा इनको पैसा देता है। ये बीमारी जो एक्सट्रीमिज्म की है, ये सिर्फ गरीबों में, मिडिल क्लास में नहीं है। एक से एक अमीर आदमी जन्नत कमाने के चक्कर में इनको पैसा देता है। सवाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान सो रही थी अब तक? क्या इनको नहीं पता था कि ये कितना बड़ा दरिंदा बन चुका है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान? इन्होंने खुद बनाया है, एक एक पल की इनको खबर है। जब इनको लगा कि खादिम हुसैन रिजवी इनके एजेंडे से हट रहा है और आंखें दिखा रहा है, तो उसको मरवा दिया। एक अच्छा खासा हेल्दी आदमी था, अचानक मर जाता है। और फिर हंगामा ना हो इसलिए इसके बेटे को बना दिया, टीएलपी का बेटा चुपचाप बैठा रहा, अपना पैसा कमाता रहा। मतलब आप ये देखें कि सरकारी क्लर्क था इसका बाप। 2 कमरे के क्वार्टर में रहने वाले लोग डीएचए में और पता नहीं कहाँ कहाँ बंगलों में इनके रहने के लिए, और करोड़ों रुपयों की गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और क्या कुछ। अजीज दोस्तों, ये पाकिस्तान की सरकार है जो ये सब चीज़ें करवाती है। देखें, ये पहली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं जिसके ऊपर पाबंदी लगी। लश्कर तैयबा पे पाबंदी लगी, वो नाम बदल के आई, फिर पाबंदी लगी, वो फिर नाम बदल के आई, फिर पाबंदी लगी, और अब कोई एनजीओ बना के वो चला रहे हैं। एफएटीएफ ने लश्कर तैयबा के लिए इतना कुछ किया, इन्होंने एफएटीएफ को भी मामू बना दिया। मामू क्या बनाना है, इनका भी इंटरनेशनल पावर्स का भी एजेंडा है। तो वो पाबंदियां लगती रही, नाम बदल के आते रहे। एक ज़ियाउल हक के ज़माने में बनी थी सिपाही साहबा, और उसके मुकाबले पे बनी थी सिपाही मोहम्मद। सिपाही साहबा सुन्नियों की थी, सिपाही मोहम्मद शियाओं की थी। सिपाही साहबा ने कत्लेआम शियाओं का शुरू किया और सिपाही मोहम्मद ने सुन्नियों का। ये जो फ़िरका वारियत है ना पाकिस्तान में, सेक्टेरियन वायोलेंस, इसकी बुनियाद ज़िया के ज़माने में पड़ी। ज़िया से पहले हम छोटे छोटे थे तो पाकिस्तान में सिर्फ शिया सुन्नी का हम झगड़ा सुनते थे। कभी वहाबी, देवबंदी और इन सब का, बरेलवी वगैरह का नहीं सुनते थे। शिया सुन्नी का भी झगड़ा कब होता था? जब मुहर्रम के जुलूस निकालते थे। आपको पता है सुन्नी भी ताज़िए बना के निकालते हैं मुहर्रम में। शियाओं का भी जुलूस, वो जुलूस आमने सामने होते थे, पत्थरबाजी हो जाती थी, थोड़े डंडे चल जाते थे, कोई कत्ल वतल नहीं होते थे, ठीक है ना। मुझे याद है 70s की बात है, हमारा कराची में जो खारादार में घर था ना, वो हुसैनिया ईरानिया के बिल्कुल सामने था। हुसैनिया ईराना एक, जिसको हम आम जबान में ईरानी हॉल कहते थे, वो एक शादी हॉल था जहाँ पे शादियाँ भी होती थी, ये सब होता था। लेकिन पूरे कराची में से मुहर्रम के जो जुलूस निकलते थे ना, वो चलते चलते कराची में गुरु मंदिर पे जमा होते थे, जो जमशेद टाउन का हिस्सा था, और फिर गुरु मंदिर से ये जुलूस चलते चलते एम ए जिना रोड पे, जो कि पहले इसका नाम बंदर रोड था, लेकिन 47 के बाद इसका नाम जिना के नाम पे एम ए जिना रोड से होता हुआ हुसैनिया ईरानी हॉल पे जमा होता था। हमारा घर बिल्कुल सामने गैलरी पड़ती थी, अपार्टमेंट था, तो सामने गैलरी पड़ती थी, और पूरे हमारे ख़ानदान वाले 10 मुहर्रम को हमारे घर में जमा होते थे वो जुलूस देखने के लिए। और ये सामने हॉल है, इधर से शियाओं के जुलूस आते थे, और ये पूरी पट्टी पे सुन्नियों के ताज़िए होते थे। तो यहाँ पे अक्सर झगड़े होते थे, और ये है कि हमारे घर के सामने हम अक्सर देखते थे कि वहाँ पे झगड़े होते थे। तो ये चीज़ें आम थी। शुरुआत ज़िया ने करवाई, ये शिया सुन्नी को भी ऑर्गेनाइज किया टेररिज्म को, और फिर अफ़गान वार के बाद देवबंदी फैक्टर को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि सारे मदरसे देवबंदी, फिर अफ़गान रेफ्यूजीज जो आज
जिनको मतलब पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है और इनको वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, उनको बेसिकली कराची में बेस किया था। कराची की चारों तरफ जो इलाके थे ना, उनमें इनकी आबादी बनाई गई ताकि मुहाजिरों को बीच में रखा जा सके। और अक्सर मुझे याद है 1986 में औरंगी टाउन में इन्हीं अफ़गान मुहाजिरिन ने औरंगी टाउन पे मुहाजिरों की बस्ती में हमला किया था और कई मेरा ख्याल है 12-15 घंटे तक फायरिंग की थी, क्योंकि अफ़गान वार का असला सारा ज़ियाउल हक ने मुहाजिरिन में बांटा हुआ था, क्योंकि वही थे जो मुजाहिदीन बन के अफ़गानिस्तान में लड़ते थे। और मुझे याद पड़ता है 300-400 लोगों को मार दिया था, आम बेचारे से अनआर्म थे मुहाजिर, क्योंकि उस वक्त तक मुहाजिरों के पास सिर्फ छुरी होती थी। अगर किसी गुंडे के पास बंदूक का भी रिवाज आया नहीं था, ये अफ़गानियों ने ला के किया था। तो ये डिज़ाइन थी मुहाजिरों को दबा के रखने के लिए, वो MQM की शुरुआत थी और MQM को कंट्रोल करने के लिए ये किया गया था। दूसरा, कराची का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अफ़गानियों के और पठानों के हवाले कर दिया था। और आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट पे कब्जा कर लिया है, इन्होंने ये, तो अल्ताफ़ भाई तो तब से कह रहे थे, आपने दिया था ये सब एक डिज़ाइन के तहत ताकि कराची पे आपका कब्जा रहे। आज वो अफ़गानी आपके कब्जे से निकल गए हैं, आपकी डिज़ाइंस को समझ गए। खैर, पाबंदी लगने की बात मैं कर रहा था, तो लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगी है तो अब क्या समझते हैं कि बरेलवी खामोश हो जाएंगे? अभी पता लगेगा। और इमरान खान ने भी, आपको याद होगा कि 2021 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई थी। पहले तो ये बताएं कि वो ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई थी तो वो एक्टिविटी कैसे कर रही थी। बनाना रिपब्लिक ऐसे ही मैं नहीं कहता, इमरान खान ने लीगली ऑफिशियली जैसे आज पाबंदी लगी है ऐसे TLP पे पाबंदी लगाई थी। तो वो पाबंदी का क्या हुआ कि ये तो एक्टिविटी कर रही थी, इसके 330 मस्जिदें चल रही थी, 91 बैंक अकाउंट चल रहे थे, तो आगे हम कैसे माने के? और दूसरी बात यह है कि जो इनके एजेंडे से निकल जाए ना, उस पर पाबंदी लगती है, जैसे TTP, जैसे TLP, क्योंकि अब इनके एजेंडे पे वो काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन जैश-ए-मोहम्मद ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहा है औरतों के लिए, टेररिज्म के लिए, कि आपको हम टेररिज्म के तरीके सिखाएंगे, नाम उसको जिहाद का दे रहे हैं। ये बनाना रिपब्लिक, ये FATF कहाँ मरी हुई है, सो रही है कि जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो FATF को स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑनलाइन औरतों का कोर्स करवा रही है टेररिज्म का। 500 रुपया फी औरत फीस है, आप ऑनलाइन टेररिज्म के कोर्स करें। दिस इज ब्लडी पाकिस्तान फॉर यू। तो अजीज दोस्तों, ये है। और आते हैं TTP की तरफ। इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं भी अक्सर कहता था और ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पठानों का दुनिया में सबसे बड़ा शहर कराची है, यानी सबसे बड़ी पठान आबादी अगर किसी शहर में रहती है तो वो कराची है, पेशावर, काबुल नहीं है। लेकिन अभी मेरे सामने कुछ आंकड़े आए जिससे ये पता चला कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। पहली बात तो ये कि कराची 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट, और 2023 के पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक सबसे बड़ा पश्तून आबादी का डिवीज़न पेशावर है, जिसमें 9.5 मिलियन पश्तून आबादी है। पश्तून आबादी का दूसरा बड़ा डिवीज़न मालाकंड है, तीसरा मर्दान है, चौथा कोहाट है, पांचवा बन्नू है और छठा कोयटा है, बलोचिस्तान का कैपिटल। कोयटा में पश्तून आबादी 3 मिलियन है। कराची 7वें नंबर पे है जिसकी पश्तून आबादी 2.7 मिलियन है। तो ये एक प्रोपेगेंडा को वो खत्म करना था। हामिद मीर ने कहा है कि आजकल अफगानों को एहसान फरामोश कहा जाता है और ये एक फैशन बन चुका है, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी आगे पीछे होती है तो अफगानों को एहसान फरामोश कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट
जनरल ज़ियाउल हक जिसने अफ़गान वार शुरू करवाई थी, उसने कहा था उस वक्त कि ये अफ़गान मुजाहिदीन जो अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन से जो जंग लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर अफ़गान नहीं लड़ेंगे तो सोवियत यूनियन पाकिस्तान पे कब्जा कर जाएगा। ये उस वक्त इंप्रेशन दिया था। लेकिन ज़ियाउल हक ने कहा था कि अफ़गानों का पाकिस्तान पे एहसान है कि वो पाकिस्तान को बचा रहे हैं। ये हामिद मीर ने अभी कहा। इसके अलावा ये ख्वाजा आसिफ जो आजकल बहुत एहसान फरामोश कह रहा है अफ़गानों को, इसका ख्वाजा आसिफ का मसला क्या है कि जब ये अपोजिशन में होता है ना तो ये आर्मी की भी माँ बहनें कर रहा होता है। इवन पार्लियामेंट पे इसकी स्पीचेज हैं जो मैंने अभी परसों तरसों भी आपको दिखाई थी। आर्मी को कि हमेशा जंग हारे हो, ये हो वो हो, और जब हुकूमत में होता है तो जूते चाटने पे आ जाता है। ये जब अपोजिशन में था तो इसने कहा था कि हमने अमेरिका की दलाली की और अफ़गानों को तबाह कर दिया। नमक हराम अफ़गान नहीं है, हम हैं। ये इसके अल्फाज थे जो अब बूट चाटने की वजह से कुछ और बात कर रहा है। अजीज दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं TTP के हवाले से, और ये जो अफ़गान इशू चल रहा है, अभी सीज फायर चल रहा है, ठीक है। वाखान बॉर्डर का मैंने आपको एक पूरी वीडियो बना के बताई थी कि वाखान बॉर्डर कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान उस वाखान बॉर्डर को, उस कॉरिडोर को कब्जा करने के लिए। अजीज दोस्तों, मैं नहीं कहता कि किसी को इसका पता नहीं था। जाहिर है भारत की इतनी बड़ी सरकार है, भारत की सरकार की तो नज़र होगी, लेकिन अब मेरी उस वीडियो जो 2-3 हफ्ते पहले बनाई थी, इसके बाद कई अखबारों ने उस पर आर्टिकल लिखे हैं और कई इंडिया के न्यूज़ चैनल ने मेरी वीडियो उठा के भी दिखाई है। अब इस पे आ रहा है कि ये अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए वाखान बॉर्डर इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो ताजिकिस्तान से बॉर्डर मिलता है, वो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर गिलगित बल्तिस्तान से मिलता है, और ये सब चीज़ें तो पाकिस्तान उसको कब्ज़ा करने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत सरकार ने इस पे कड़ी नज़र रखी हुई है और भारत सरकार कोई ऐसे एडवेंचरिज्म को चलने नहीं देगी। अजीज दोस्तों, ख्वाजा आसिफ ने अभी कहा है कि हमने कतर में जो एग्रीमेंट किया है वो हम आपको पब्लिक में दिखा नहीं सकते, लेकिन इतना बता दूं कि उसमें हमने एग्री किया है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मसलों में आज के बाद इंटरफियर नहीं करेंगे। यानी आज तक आप इंटरफियर कर रहे थे। अजीज दोस्तों, एक और चीज़ मेरे सामने ये लिस्ट आई जो अभी रिसेंट पाकिस्तान अफ़गान वार हुई, छोटी मोटी जो झड़पें हुई थी, उसमें जो पाकिस्तान के फ़ौजी मरे हैं ना, उनके नाम देख के मैं हैरान रह गया कि नायब सूबेदार आज़मगुल डिस्ट्रिक्ट खैबर, फिर आ गया डिस्ट्रिक्ट कुर्रम, डिस्ट्रिक्ट टानक, डिस्ट्रिक्ट मर्दान, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, मतलब पूरी लिस्ट में देख के हैरान रह गया कि सारे पख्तून मरे हैं। यह भी कितनी बड़ी साजिश है पाकिस्तान की इस बदबूदार टेररिस्ट आर्मी की कि पख्तूनों को पख्तूनों से लड़ाया हुआ है। और ये समझ में आ रहा है पख्तूनों को कि पाकिस्तान किस तरह पख्तूनों को डबल बैरल राइफल से मार रही है। मारने वाला भी पख्तून, मरने वाला भी पख्तून। पंजाबी आर्मी बैठ के शराबें पी रही है। लेकिन वक्त आने वाला है। ये डेप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर अफ़गानिस्तान मौलवी मोहम्मद नबी उमरी ने कहा है कि पाकिस्तान के फ़ौज को मैसेज दिया है कि पाकिस्तानी फ़ौजियों, अगर अफ़गानिस्तान के सारे कबीलों ने एक बार डिक्लेयर कर दिया और आपके ऊपर फतवा दे दिया, इस्लामिक फतवा दे दिया कि आप हम पे गलत जंग कर रहे हो और जिहाद अब सारे पठानों पे फ़र्ज हो गया, तो तुम लोगों को कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसी तरह मुख्तलिफ लिखारी मुख्तलिफ दुनिया भर से जो जर्नलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो पाकिस्तान को वार्न कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में ड्यूरन लाइन के उस तरफ बमबारी करके आप
कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। हासिल नहीं कर सकोगे इसलिए कि पिछले 45 साल से अफ़गानिस्तान पे दुनिया जहाँ की फ़ौजें बमबारी कर रही हैं। बमबारी से आप इनका कुछ नुकसान नहीं कर सकते। ये आपको जो फिर रिटेलिएट करेंगे ना आपके शहरों में आके, तो फिर उसको संभालना आपके लिए मुश्किल होगा। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान ने जो अफ़गान की ट्रेड बंद की हुई है, तोरखम, चमन बॉर्डर, ये बॉर्डर, वो बॉर्डर, जहाँ जहाँ से, ये सोच के कि अफ़गानिस्तान तो लैंडलॉक्ड है और अफ़गानिस्तान मर जाएंगे भूखे। तो ये आप देखें कि ईरान के साथ भी अफ़गानिस्तान का इतना बड़ा बॉर्डर है और ईरान के ट्रेड एडवाइज़र हुसैन रुस्ताई ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से हमारी ट्रेड पिछले 1 साल में, मतलब इस साल जो 10 महीने हुए हैं, इसमें $78 मिलियन की ट्रेड बढ़ी है। और अब अफ़गानिस्तान ईरान के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। हमारी अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड $1.156 बिलियन तक पहुंच गई है। 7% एक्सपोर्ट बढ़ी है और 14% टोटल एक्सपोर्ट बढ़ी है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि अफ़गानिस्तान को ये ट्रेड बंद करके समझ रहे हैं कि इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा है। क्योंकि सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान का जो ज़मीनी रास्ता है वो सारा अफ़गानिस्तान के ज़रिए है। दूसरा, कई प्रोडक्ट्स अफ़गानिस्तान से आती हैं। इसकी मामूली मिसाल ले लें कि 600 रुपया किलो टमाटर हो गया है। और टमाटर की और वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की बढ़ती प्राइसेस, ये अफ़गान ट्रेड बंद करने पे, और अब पाकिस्तान एहसान जता रहा है कि हम जल्दी ट्रेड खोल देंगे, अफ़गानी फिक्र नहीं करें, हम जल्दी ट्रेड खोल देंगे। अजीज़ दोस्तों, तो ये इस वक्त सिचुएशन है। सीज़ फायर ठीक है, लेकिन कितना चलता है ये सीज़ फायर, ये वक्त बताएगा। पाकिस्तान इस वक्त अपने ही बोए हुए जो बीज है ना वो काटने पड़ते हैं ना। आपको पता है कि भगवान कृष्ण ने साफ अल्फाज में कहा है भागवत गीता में कि कार्मा नहीं छोड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं कार्मा का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान जो भी आज फेस कर रहा है वो कार्मा है और पाकिस्तान अभी बहुत कुछ फेस करेगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।